बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद न्याजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने नौजवान स्टूडेंट्स को कुछ मिसालें देनी है दुनिया भर से कि वो किस तरह एहतजाज करते हैं और अपना हक लेते हैं सिवाय रोने और पीटने के। पाकिस्तान में जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो रोना और पीटना है। इसके अलावा DGISPR माफ़ी मांगे और इज्जत सिर्फ जर्नैलों की नहीं होती, ये आपके सामने रखूंगा। कंपनी नहीं चलेगी, जो मर्जी है कर लें, ये एक किस्सा है, ये आपके सामने रखूंगा। और आलिया हमजा का एक दिन, सिर्फ एक दिन आपके सामने बयान करूंगा, जो इस वक्त एक नाम नेहाद औरत, बल्कि औरत नुमा डायन, बल्कि डायन नुमा इस्लाम से पहले वाली हिंदा, जो इस सूबे पर काबिज है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है और जो मेयर शराफत से हारी है, जो 2 नंबर तरीके से असम्बली में आई है, इसने यानी इनको बंद किया हुआ है खवातीन को। तो आलिया हमजा को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया और रखा गया जहां पे एक कोने में एक पागल औरत वो ऑलरेडी मौजूद थी, और वहां पे जो वॉशरूम था, जो टॉयलेट था, उसकी जो दीवार थी वो तकरीबन 3-3 फुट थी। और हर थोड़ी देर बाद, यानी अब आलिया हमजा ये साहब का MNA है और काफी कद काठ वाली खातून है, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, इनके खावंद को कैंसर है, 2 इनकी जवान बच्चियां हैं। उस आलिया हमजा को जिस कमरे में रखा गया, उस कोने में एक पागल औरत ऑलरेडी मौजूद थी। और जो आपको बताना था वो ये कि हर थोड़ी देर बाद वो जो टॉयलेट था ना, उसकी जो दीवार थी वो 3 इंच थी, और वो इंडियन टॉयलेट था जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो खातून हर थोड़ी देर बाद उस टॉयलेट में जाती और वहां से गंदगी अपने हाथ से निकाल के बाहर ले आती और वहां पे नीचे जो है ना वो मलना शुरू कर देती जमीन पे, और उल्टियां कर कर के आलिया हमजा की जो हालत थी वो गैर हो गई। लेकिन ये सलूक वो पूरा दिन आलिया हमजा के साथ जारी रहा। और फिर जब इन पे पड़ती है ना, इन पे ये कुत्ते का खून दिखा के और मुर्दे वाली शक्लें बना के फिर ये निकलते हैं। ये फिर आधी रात को पूरी पार्टी पे 3 हरफ भेज के ये फिर सुरूर पैलेस भागते हैं, क्योंकि VIP चोर हैं, 5 स्टार चोर हैं, बल्कि 7 स्टार चोर हैं, और अगलों को बड़े प्यारे हैं, ताकतवरों के बड़े लाडले हैं कि ये हमको सूट करते हैं। ये एक दिन रिपोर्ट हुआ है आलिया हमजा का कि वो पागल औरत वो वहां पे क्या करती आलिया हमजा के सामने जेल में। अब आपको बताऊंगा, पाकिस्तानी नौजवान ये आपको रोता हुआ मिलेगा, ये आपको पीटता हुआ मिलेगा, ये आपको गिले शिकवे करता हुआ मिलेगा, ये हाल होए डालता हुआ आपको मिलेगा। बंगालियों की तरफ नहीं जाएगा कि सिर्फ 4 लाख, और ये तो इंडिया भी नहीं भाग सकेंगे, इनको तो जहाज चाहिए ठीक ठाक। हो सकता है अंदरून खाना इनके तल्लुकात हों इंडिया से, लेकिन अब मैं आपको कुछ दुनिया के वाकयात बताऊंगा, खासकर नौजवानों को, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने नौजवानों तक ये पैगाम लाजमी पहुंचाने हैं। जो इनकलाब होता है ना, इनकलाब, मैं 2 टके का बंदू, मैं कोई इनकलाबी नहीं हूं, लेकिन इनकलाब इसी तरह आता है। सैयद खुमैनी की फ्रांस से केस्टें आती थी, वो केस्टों का दौर था जो टेप में चलती थी, और वो ईरान में छुप छुप के सुनी जाती थी। और जिस दिन फिर इमाम खुमैनी आए तो मेहराबाद जो एयरपोर्ट है तेहरान का, वहां फिर देखने वाला नजारा था। तो ये लाजमी शेयर कर दिया करें और नौजवानों के साथ शेयर करें कि वो रोना पीटना छोड़ें, वो बाहर निकलें और अपना हक लें। हर सीट पे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिठाया जा रहा है तो इनकी नाक बहती है नौजवानों की। मैं आपको कुछ वाकयात सुनाता हूं नौजवानों के लिए।
یہ بیچارہ پاکستانی نوجوان تھا اور اس کے پاس صبر، شرمندگی، افسوس اور رونے دھونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں نے سوچا اگر یہ نوجوان چین کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا۔ چین میں کوریا کی جنگ میں ماؤ زے تونگ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ جب بیٹے کی شہادت کی خبر چین پہنچی تو چین کی مائیں اپنے بیٹے لے کر چیئرمین ماؤ کے پاس حاضر ہو گئی اور ان سے عرض کیا، آج سے ہمارے سب بیٹے آپ کے بیٹے ہیں۔ ماؤ زے تونگ نے یہ بیٹے بھی محاذ پر جنگ پر بھجوا دیے اور اس کے بعد محاذ سے ہمیشہ اچھی خبر آئی۔ اگر یہ نوجوان چین کا شہری ہوتا تو یقیناً اس کی ماں اسے معزول ججوں کے پاس چھوڑ جاتی، لیکن یہ چین نہیں۔ معزول جج مین جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کو معزول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان اب تک منصور علی شاہ، اطہر من اللہ اور منیب اختر کے جو ہے نا پاس پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ چین نہیں، پاکستان ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ نوجوان کولمبیا کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا۔ کولمبیا میں مافیا نے ججوں اور عدالتوں کو بموں سے اڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن ججوں نے اس کے باوجود مافیا کے خلاف سماعت جاری رکھی۔ اس وقت جو جج عدالت جانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا اسے یقین ہوتا تھا وہ گھر واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود وہ عدالت بھی جاتا تھا اور مقدمے کی سماعت بھی شروع کرتا تھا۔ عوام نے جب ججوں کا یہ استقلال دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جس کے بعد عوام ججوں کو جلوس کی شکل میں عدالت لاتے اور خود جج کی کرسی کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ عدالت میں بم پھٹتا اور یہ لوگ بھی جج کے ساتھ شہید ہو جاتے۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب جج کی کرسی سے لے کر میلوں تک لوگ ہی لوگ ہوتے تھے۔ چنانچہ بم باری کا سلسلہ رک گیا اور ججوں نے مافیا لارڈز کو سزا سنا دی۔ اگر یہ نوجوان یعنی پاکستانی نوجوان ملان کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا۔ ملان کے ایک میئر نے میجسٹریٹ کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ میجسٹریٹ ایمانداری، فرض شناسی اور حسن سلوک کی وجہ سے پورے شہر میں مقبول تھا۔ لوگوں نے فوراً میجسٹریٹ آفس کا گھیراؤ کر لیا اور اس وقت تک کسی نئے میجسٹریٹ کو دفتر میں داخل نہیں ہونے دیا جب تک میئر نے عوام سے معافی نہ مانگی اور اس میجسٹریٹ کو بحال نہ کیا۔ اگر یہ نوجوان ترکی کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا۔ ترکی کے ایک باغی کو یونان نے پناہ دے دی تھی، جس کے جواب میں انقرہ کے شہری اپنی اپنی گاڑیوں پر گھروں سے نکلتے، یونان کے سفارت خانے کے سامنے رکتے، گاڑی کا ہارن بجاتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔ یہ عمل لاکھوں لوگ روزانہ دہراتے تھے، یہاں تک کہ یونانی سفارت خانے کا عملہ کانوں میں روئی ٹھونسنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر یہ نوجوان انڈونیشیا کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا۔ انڈونیشیا کے ایک وزیر کی جاوا میں کانیں تھیں، اس کی ایک کان میں دھماکہ ہوا اور کان کی گیلی مٹی اڑنے لگی۔ ان لوگوں نے یہ مٹی جمع کی، دارالحکومت گئے اور یہ مٹی وزیر کے گھر کے سامنے ڈھیر کرنے لگے۔ وزیر صاحب صرف 3 دن اس احتجاج کا مقابلہ کر سکے۔ اگر یہ نوجوان ایوری کوسٹ کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا۔ ایوری کوسٹ کے ایک وزیر سرکاری ہسپتالوں میں دوا کا استعمال شروع کرانا چاہتے تھے، ہمارے ہاں روز کا کام ہے، لیکن ڈاکٹروں کا خیال تھا اس دوا میں بے شمار سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اگر سرکاری سطح پر اس دوا کا استعمال شروع کیا گیا تو مریضوں کو بہت نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے وزیر کی ہدایات ماننے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے ان ڈاکٹروں کو عبرت کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ رانا ثناء اللہ تارڑ، اس نے 50 ڈاکٹروں کو نوکری سے نکال دیا۔ عوام کو معلوم ہوا
تو لوگ جمع ہوئے، انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں 50 کلینک بنائے اور دگنی تنخواہ اور مراد پر ان ڈاکٹروں کو وہاں تعینات کر دیا، اور ساتھ ہی اس دوا ساز کمپنی کی ساری ادویات کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ اس احتجاج کا بھی وہی نتیجہ نکلا، وزیر کو عوام سے معافی مانگنا پڑی اور حکومت ان ڈاکٹروں کو دگنی مراد پر ملازم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر یہ نوجوان مصر کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ مصری ججوں نے عدلیہ میں حکومت کے بڑھتے عمل دخل کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ حکومت نے ان ججوں کو دبانے کی کوشش کی، عوام کو معلوم ہوا تو لوگ ان ججوں کی ڈھال بن گئے، اور یہ ڈھال اس قدر مضبوط تھی کہ حکومت پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ اگر یہ نوجوان بنگلہ دیش کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ بنگلہ دیش کے عوام نے صدر جنرل ارشاد حسین کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا۔ ڈھاکہ کے تمام شہریوں نے ایک شام اپنے اپنے گھروں کو تالا لگایا اور اپنی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ اس دن ڈھاکہ کے ایک کونے سے ہمیں کیا چاہیے کا نعرہ لگتا تھا اور پورا شہر بآواز بلند کہتا تھا، ارشاد کا سر چاہیے، ارشاد کا سر چاہیے۔ اور جنرل ارشاد حسین اور ان کا اقتدار صرف 1 گھنٹے میں ان نعروں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ پرانی بات ہے، وہاں بھی جنرل ارشاد کا بڑا ٹیکا تھا ضیاء کے دور میں، یہاں ضیاء کا تھا، اور پھر کیا کیا؟ کیا بات ہے بنگالیوں کی یار، زبردست، بنگلہ دیش زندہ باد۔ اگر یہ نوجوان میکسیکو کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ میکسیکو میں ایک بار ہائی کورٹ کے ایک جج کی عدالت میں حکومت کا مقدمہ پیش تھا۔ جج نے جس دن فیصلہ سنانا تھا اس دن ٹریفک پولیس جج کی گاڑی اٹھا کر لے گئی۔ یہ خبر ریڈیو سے نشر ہوئی تو ہزاروں لوگ اپنی اپنی گاڑیاں لے کر جج کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ پچھلے دنوں، یہ کل پرسوں کی بات ہے، کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ریسرچر، اس کو قاضی فائد عیسیٰ نے فارغ کر دیا، اور جسٹس منیب اختر کے ڈرائیور کو قاضی فائد عیسیٰ نے فارغ کر دیا۔ بالکل وہی کیس۔ جج باہر نکلا تو اس کے گھر کے سامنے گاڑیوں کا میلوں لمبا پل بنا تھا۔ تمام لوگ جج کو دیکھ کر گاڑیوں سے باہر نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں کی چابیاں جج کی قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اگر یہ نوجوان نیوزی لینڈ کا شہری ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ نیوزی لینڈ کے ایک پولیس افسر نے کسی بینک کے چیف ایگزیکٹو کو گرفتار کر لیا۔ چیف ایگزیکٹو نے پولیس افسر کو رشوت کی پیشکش کی، لیکن پولیس افسر نے اس پیشکش کو بھی مقدمے کا حصہ بنا دیا۔ پولیس افسر نے اسی بینک سے اپنا گھر مورگیج کرا رکھا تھا، قسطوں پہ۔ چیف ایگزیکٹو نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا، ماتحتوں نے اگلے ہی دن پولیس افسر کو گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس افسر عدالت گیا، لیکن ٹیکنیکل اور قانونی طور پر بینک کا دعویٰ درست نکلا، چنانچہ عدالت نے بینک کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عوام اس کارروائی کے پیچھے چھپی بدنیتی سے واقف تھے، لہٰذا جس دن پولیس افسر مکان خالی کر رہا تھا اس دن نیوزی لینڈ کے سینکڑوں لوگ اپنے اپنے مکانوں کی چابیاں لے کر اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ یہ نیوزی لینڈ کے لوگوں کی طرف سے اس پولیس افسر کی استقامت اور ایمانداری کو سلام تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ نوجوان اور اس جیسے دوسرے کروڑوں نوجوان نیوزی لینڈ، میکسیکو، مصر، بنگلہ دیش، ایوری کوسٹ، انڈونیشیا، کولمبیا اور چین کے شہری ہوتے تو آج ان کے پاس اپنے جذبات کے اظہار کے لیے سینکڑوں ہزاروں طریقے ہوتے، اور اگر ہمارے زیر عتاب یعنی وہ قانون پر چلنے والے جج، جن ججوں نے خط لکھا، پاکستان کے علاوہ کسی زندہ ضمیر معاشرے میں ہوتے تو وہ بھی آج اتنے بے بس نہ ہوتے، اور آج انہیں بھی تنخواہوں،
पेंशन, गाड़ियों, ड्राइवरों, खानसामों, टेलीफोनों और रहायश गांव का मसला दरपेश न होता, आज हजारों लाखों लोग अपने अपने घरों की चाबियां लेकर उनके घरों के बाहर खड़े होते। उस वक्त तक सैकड़ों गाड़ियां उनके घर के बाहर होती और लोग उन्हें अब तक 50 साल की तनख्वाहें और पेंशनें पेश कर चुके होते। अफसोस, ये नौजवान और ये जज दोनों एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिसकी बेबस जमीनों में सिर्फ बेबसी काश्त होती है और आज पूरे मुल्क में बेबसी की फसल लहलहा रही है। हम सब अपने अपने मकानों, हुजरों में बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि आसमान के पास बेबस लोगों के लिए मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं होता, सिर्फ कहानियां। मैं गरीब, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब। और ये मुल्क किसका है? किसका है ये मुल्क? ये 7,96,096 जो है ना वो लाख, ये जो मुरब्बा किलोमीटर है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर जो है, ये किसका है? ये जर्नैलों का है, ये कादी फायद ईसा के बाप का है, ये मरियम नवाज के बाप का है, ये बिलावल जरदारी के बाप का है, ये जरदारी के जराम पेशा बाप का है। ये किसका है? क्यों नहीं निकलते बाहर? क्यों नहीं अपना हक लेते? क्यों अपनी हर सीट पर रिटायर जर्नैल बिठाया जा रहा है? क्यों नहीं बाहर निकलते? क्यों नहीं बंगालियों से सबक लेते? आप उनको काले कहते रहे, आप उनको ठिगने कहते रहे, आप उनको मुसल्ली कहते रहे, मैं इन हरामियों की नस्ल खत्म कर दूंगा। बार बार इनकलाब उन्होंने बर्पा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वहां ढाका में बनी, कांग्रेस ढाका में बनी, वॉइस राय की गाड़ी पर बंगालियों ने हमला किया। बगावत की जो पहली रेजिमेंट थी वो बंगाल रेजिमेंट थी जिसने बगावत की, और क्या हाल किया उस डायन का। ये उससे बड़ी डायन है, ये तो 2 टके की हारी हुई औरत है, वो तो वजीर आजम थी। ये जो डायन जुल्म कर रही है, जो इसकी पुलिस कर रही है, जो इसका आईजी कर रहा है, लेकिन हर कोई मेरी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा है। निकलो ना बाहर। वो 4 लाख निकले थे, मर जाओ, मर जाओ। 3 लाख, 300, 400, 500 मर जाओ, और सबसे पहले मुझे आगे करना कि पहले इसको मारो, मैं मरूंगा सबसे पहले। मर जाओ इनकी गुलामियों से, इनकी कहानियों से, इनकी तिफल तसलियों से मर जाओ। यानी रोज कुआं खोदते हो और रोज पानी पीते हो, पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता है, तो मर जाओ अपने हक के लिए। कहानियां कौन सी सुना रहे हो? मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, ये जुल्म हो रहा है तो 100 जुल्म। ठीक है, वो हलाकू खान ने जब बगदाद बर्बाद कर दिया ना, तो एक बूढ़ी खातून ने लगाम से पकड़ के कहा कि तुझ पे अल्लाह का अजाब आएगा। हलाकू ने मुस्कुरा कर कहा था, मां जी मैं ही अल्लाह का अजाब हूं जो तुम पे आया हूं, बेगैरतों पे, तुम पे मैं ही अजाब हूं। ये अजाब है, ये अजाब हैं, ये आम लोग नहीं हैं, ये कैपेसिटी पेमेंट्स वाले अजाब हैं। जज एक फैसले करते हैं, ये कानून बदल देते हैं, ये अजाब हैं। बैठे रहो, ठीक है, मानते रहो हुक्म। औरतों के गिरबानों पे हाथ पड़ते रहें, बुजुर्ग औरतों के गिरबानों पे हाथ पड़ते रहें। आलिया हमजा के सामने वो गंदगी उठा के खाती रहे। बैठे रहो। इमरान खान ने ठेका लिया है, ये इमरान खान का मुल्क है सिर्फ। बाकी 25 करोड़ क्या सत्तू पी रहे हैं, या उन्होंने गर्दा पिया हुआ है, या वो मुझे मस्त माहौल में जीने दो। वो कैरती सैनोन का फिगर देख रहे हैं, वो जानवी कपूर का फिगर देख रहे हैं, वो लाइव काले सुन रहे हैं दुबई में, वो पनिशमेंट काले कि तुम इसने इस तरह क्या किया, तुमने इस तरह क्या किया। वो कोई भोलू है कि मोटू है कि पतलू है, बेगैरत, वो उसकी काले सुन रहे हैं आप लोग, और आप लोग नटर को सुन रहे हैं तो सुनते रहे। ठीक है, जो जहान का फजूल कंटेंट वो आप देख रहे हैं तो देखते रहे। इमरान खान ने ठेका लिया है। जरा तसव्वुर करें 71 साल की उम्र में इस मौसम में, या आपके सामने मेरी क्या हालत होती है।
हालांकि खुले कमरे में बैठा हूं, पंखा चल रहा है, उसकी क्या हालत होगी? तो बैठे रहे, बिल्कुल शिकायतें करते रहे, ये हो गया, वो हो गया, मैंडेट चोरी कर लिया, रिजल्ट चेंज कर दी, करते रहो। कर लिया उन्होंने, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, कर लिया उन्होंने चोरी। सबसे ज्यादा नौजवान रखने वाला मुल्क, और उसकी हालत ये है, उसकी हालत ये है कि जी उनसे उनका मैंडेट छीन लिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, उन्होंने ही मौजा, इन्होंने ही मौजा। जी एक बंदा था, बंदा वो शराब चख के और सूंघ के जो है ना ब्रांड भी बता देता था और कंपनी भी बता देता था। बड़ा यानी तजर्बाकार बंदा आई। तो कुछ लोगों ने शरारत की, उन्होंने 4-5 शराबें मिक्स कर दी। नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले। अहमद फराज ने कहा था, मुझे तो नहीं पता, बढ़ता होगा। अहमद फराज साहब बड़े आदमी थे। नशा बढ़ता है, शराबें जो शराबों में मिले। बहरहाल उन्होंने 6-7 शराबें मिक्स करके उस बंदे को दे दी कि आज चैलेंज है, बताओ ये कौन सी कंपनी है, बताओ ये कौन सा ब्रांड है। उसने सूंघा, चखा, उसने कहा पता तो नहीं है कौन सी कंपनी है, पता नहीं चला। इतना कंफर्म है, इतना कि ये कंपनी चलेगी नहीं, ये पक्की बात है, ये कंपनी चलेगी नहीं। अगर नौजवानों ने थोड़ी सी वो फिगर और वो पैमाइशें और ये माफिया जजों वाला, ये रिटायर्ड जर्नैल हर जगह पे बर्थी, अब हम शलगम उगाएंगे, अब हम मूलियां उगाएंगे और मूली की शक्ल हतफ अव्वल जैसी होगी, और मूली जो है वो साहिवाल से सादकाबाद तक मार करेगी, और जो शलजम है वो जमीन से जमीन पर, जमीन से समंदर में, समंदर से जमीन पर, समंदर से हवा में मार करेगा। या सब मालूम कहां, खा मालूम कोई, वैसा मालूम कहां, हम मालिक हैं। बहरहाल समी इब्राहिम ने आज मुलाकात की है खान साहब से। पहली बात उन्होंने ये बताई है कि खान साहब की अब तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, वो कमजोरी फील कर रहे थे, उनके चेहरे पर जो है वो कमजोरी के जो है वो असरात थे पिछली दफा। लेकिन इस दफा वो हशाश बिशाश थे। उनसे कहा गया कि DGISPR साहब ने फरमाया है कि माफी नहीं मिलेगी। इमरान खान ने कहा कि क्या इज्जत सिर्फ जर्नैलों की है, क्या इज्जत का लफ्ज उनके लिए है? माफी बिल्कुल न दे, माफी वो मांगेंगे, वो उनको माफी मांगनी चाहिए। वह तुइज्जो मन तशा व तुजिल्लो मन तशा, खान साहब ने कहा। खान साहब ने कहा कि मुझे रेंजर से किसने गिरफ्तार कराया, मुझे धक्के किसने मारे, नीम हैदर पंजोदा का माथा किसने फाड़ा, और अदालत की खिड़कियां किसने तोड़ी, दरवाजे किसने तोड़े, मैं तो सरेंडर करने गया था, वो नुक्ता आगाज था, वो लोग माफी मांगे। बिल्कुल जैनुइन मुतालबा है, जायज मुतालबा है। पाकिस्तान में किसी की इज्जत नहीं है सिवाय जर्नैलों के। अजमत यहां पे खन्नास, खसरा, हैजा, अजमत किस बात की जी, किस बात की अजमत? मैंने आपको बताया कि ये 21वें 22वें ग्रेड के होते हैं ना, तो हमारे वो प्रिंसिपल थे, वो भी थे, वो तो मास्टर थे कि मास्टर है। इन्होंने ये जो पता नहीं कितों आई है अजमत, क्यों अजमत, कौन सी अजमत, कौन सी 47 से लेकर आज तक कौन सी अजमत? मशरकी पाकिस्तान का टूटना, शहद का मखसूस जगहों पे डाल के चाटना, कौमी तराना, नूर जहान, जनरल रानी, ये, या वो मुशर्रफ का लागी रे सैया, लागी रे सैया, हामिद अली खान का जो यूनिफॉर्म में गाना, ओ शाचन पे घास नहीं उगती, या साहब वो
केरी हो जड़ा न जियो, और चोरों के साथ, चोरों की बारात के साथ बैंड बाजे। मुशर्रफ ने कहा लोगों को बता बता कि ये चोर हैं, ये खानदान पाकिस्तान के हक में नहीं है। उसके बाद बाजवा ने, सब ये चोर हैं, सारे चोर हैं, सब ने कहा, सबकी रिपोर्टें चोर हैं। ठीक है जी, फिर उन्हीं चोरों को जो जिधर से घूम फिर के आता है इन्हीं चोरों को, और अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते बंगाली फौज की तरह, चोरों के साथ। क्या फायदा है, क्या मुफाद है, हमें नहीं पता। बार बार चोरों के साथ, बार बार नवाज शरीफ, बार बार जरदारी, बार बार शहबाज शरीफ, बार बार मरियम सफदर, चोरों के साथ, बार बार चौधरी शुजात, चोरों के साथ, बार बार फजल रहमान, चोरों के साथ, बार बार कादी फायदी साहब, बार बार जो है ना अमीनुद्दीन खान, चोरों के साथ। अब उनको पता है कि 7-8 जज आइन के साथ खड़े हैं, वो उनके साथ नहीं है, वो काजी की एक्सटेंशन पे लगे हुए हैं, कादी की एक्सटेंशन पे। वो कादी की एक्सटेंशन के 2 नंबर है, इसको एक्सटेंशन दिलवाओ, दलाल है 2 एक्सटेंशन दिलवाओ। इस तरह होते हैं जर्नल, इस तरह मुल्क का दिफा किया जाता है। क्यों माफी मांगे आपसे? वजह आप आसमान से उतरे हैं, आपको माज़अल्लाह फरिश्तों के पर लगे हुए हैं कि आपसे माफी मांगे? आप फांसी दे दें, आप फांसी दे दें। वैसे भी आप हर दौर में 80% मकबूल होते हैं। मैंने तो कल के भी वीलॉग में कहा था कि आइन में तरमीम करें, चीफ साहब और सारे कोर कमांडर ये इलेक्शन लड़ा करें, पता भी चल जाएगा 80% का कि जो आप 80% मकबूल हैं। और अगर आपको 1500 से ज्यादा वोट पड़ गए, 1500 से, मैं क्लीन शेव करा लूंगा। अपने घर के हल्के से लड़े, घर के हल्के से, जो आपके घर है। अगर तो आपको 1500 तो ज्यादा वोट पड़ गया, और 1500 भी वो वोट होगा जिनको आपने फौज में भर्ती कराया, या कोई अर्दली या कोई नैब कासिद, वो तो आपको वोट पास होन। कोई पढ़ा लिखा था तो आपको वोट न पासी। अब टम्बकटू में 80% मकबूल हैं, टम्बकटू में या घाना में हो सकता है, सिरेलियोन में हो सकता है, हेटी में हो सकता है, तो 80% मकबूल हो वो, इतने तक कौन हो। यहां तो आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं जान की ईमान पाते हुए कह रहा हूं, क्योंकि फिर आप डांटे हैं। आपको कानून ने, आइन ने और इस कौम ने, ये जो मेरा पसीना बह रहा है, इस पसीने से आपको असले ले दिया है। असले किसी और मकसद के लिए लेके दिया है। आप लोग जो है ना वो जमाते हम पे हैं। इंटेलिजेंस आपको किसी और की करनी है, करनी सादे हो। जज ने बेडरूम आज कैमरे लेना, वो खुश थी ना वो फिल्म ताक के जजों की फिल्म में। तो क्यों माफी मांगे इमरान खान? वजह, इमरान खान ने कहा कि GHQ के सामने एहतजाज पुरअमन करें, तो किस आइन में लिखा है कि नहीं हो सकता एहतजाज GHQ के सामने? GHQ है या माज़अल्लाह जन्नत ना दरवाजा है कि वो जन्नत है, उसके सामने नहीं एहतजाज हो सकता? कैंट में एहतजाज क्यों? कैंट क्यों? किसका है कैंट? कैंट तो ये गुलामी की निशानियां हैं, गोरों ने बनाए थे। मोदी ने सारे कैंट इंडिया में खत्म कर दिए हैं, और इमरान खान जब भी आए वो कैंट खत्म करे सारे, जब भी आए। ये मेरी राय है। क्यों भाई? कैंट के बादशाह कौन है? कैंट ना। तो बहरहाल जी, इमरान खान ने कहा है कि मैं इतने अरसे से खैराती काम कर रहा हूं, मैं 21 साल तक मैदानों में मुल्क का नाम रोशन करता रहा। मैंने मुल्क को वर्ल्ड कप जितवाया, मैंने मुल्क को इंग्लैंड को इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में, इंडिया को इंडिया में हराया, पूरी दुनिया में परचम लहराया। मैंने 3 कैंसर अस्पताल बनाए। वो माफी मांगे जिन्होंने ये ट्रिगर किया था, जिन्होंने मंसूबा बनाया था, जिन्होंने गोलियां चलाई। मैंने आपको बताया कि ट्रंप पर हमला हुआ तो उसी वक्त एजेंसियों ने उस बंदे को ढेर कर दिया। इधर उस बंदे को, जिसने इमरान को, ट्रंप को तो छू के गुजर गई, इमरान को ठीक ठाक गोलियां ला गई, रियासत उसको प्रोटोकॉल देती फिर रही है। वो नवीद लुगड़ को, जिसने गोलियां चलाई थी, उसको प्रोटोकॉल दे रही है रियासत कि बड़ा अच्छा काम कीता है। उधर डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सब ने मजम्मत की,
سب نے مذمت کی کہ یہ کیوں ہوا ہے. پھر ٹھیک ہے، خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اور یہ اسٹوڈنٹوں تک پیغام پہنچا دیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.